अलग अलग चीज़ें हमने की, ट्रांजिट के बेस पर बहुत सारी थी, मगर जो एस्ट्रोलॉजी में किसी भी इवेंट को टाइम करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है दशा। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमें कौन सी दशाएं लेनी है, और आगे जो मैं भी जब भी यूज़ करूंगा, आज जो बताने वाला हूँ वही दशाएं आपको यूज़ करनी है। तो इसमें तीन चार कॉम्बिनेशन है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक और थ्योरी बताऊंगा कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि स्पाउस किस डायरेक्शन से मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो इसका पहला पार्ट ये मैं बता देता हूँ। आजकल खुद को ही अपनी डायरेक्शन नहीं पता होती, कौन व्यक्ति कब कहाँ चला जाएगा, तो स्पाउस की डायरेक्शन मिलना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक विलेज बन गया है। तो आपको प्रोफेशन में हो सकता है एक साल यहाँ काम करना पड़े, अगले साल यहाँ काम करना पड़े, फिर कहीं काम करना पड़े। तो स्पाउस तो खुद ही घनचक्कर हुआ पड़ा है, तो उसकी डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजर कहाँ से बताएगा। तो पर भी स्टिल हमारे शास्त्रों में हर चीज का आंसर दे रखा है। यदि आपसे कोई इंसिस्ट करता है, मैं उन प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इस कोर्स में। ये कोर्स एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्स है। आप इस कोर्स को करके आप मैरिज एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो। किसी भी पर्सन को आप उसके सभी प्रश्नों के जवाब दे पाओगे। मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया है, और जो चीज़ें बच गई हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक चीज़ के बारे में हजार तरीके के कंसेप्ट हैं, पर मैं आपको मोस्ट एक्सेप्टेबल और मोस्ट एक्यूरेट कंसेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी कभी भी 100% किसी चीज़ पर अप्लाई नहीं होती। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसने अपने 10 कुंडलियों में मिलाया, आपकी 6-7 कुंडलियों पे भी मिल जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है वो। इससे ज़्यादा प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी इंसान की नहीं होती। खुद नारद जी आ जाएं या भगवान आ जाए, वही 70 to 80% से ज़्यादा प्रेडिक्शंस करेक्ट देगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैरिज ऑब्लिक स्पाउस, पतिदेव पत्नी देवी कहां से मिलेंगे, उसका आंसर है इसके अंदर। मैरिज इन विच डायरेक्शन, तो इसमें फर्स्ट वन है आपको डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस। आपकी कुंडली में जहां पर भी शुक्र बैठा हुआ है उससे सेवेंथ, शुक्र से सेवेंथ हाउस देखना है, और उसका लॉर्ड देखना है वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सभी प्लेनेट किसी न किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कौन सा प्लेनेट किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये वास्तु के हिसाब से है, कुंडली के हिसाब से भी ऐसा ही है। सन और सूर्य ईस्ट या पूर्व डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स, मंगल साउथ या दक्षिण डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी या बुध नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर गुरु नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। वीनस शुक्र साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं। मून ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको वायव्य कोण बोलते हैं। राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन 8 डायरेक्शनों को ये 8 प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं। केतु के बारे में डिस्प्यूट है, बहुत लोग बोलते हैं केतु जुपिटर के साथ होता है, तो जुपिटर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पर यहां पर हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो राहु केतु की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। तो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस, शुक्र से सप्तमेश जो डायरेक्शन बताएगा। दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई सेवेंथ लॉर्ड, और तीसरा डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई प्लेनेट एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस। इस प्रायोरिटी में हम इसको लेंगे। ये 3 डायरेक्शन पता चल सकती है आपको, जब 3 हम रूल लगा रहे हैं कि डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस, ये कोई और प्लेनेट हो सकता है। डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई सेवेंथ लॉर्ड, ये कोई और प्लेनेट हो सकता है। डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई प्लेनेट एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस, ये कोई और हो सकता है। अब ये तीनों भी हो सकते हैं, आपके 3 अलग अलग प्लेनेट मिल गए तो 3 आपके पास डायरेक्शन आ जाएंगी। आप अपना कॉमन सेंस लगाकर फिर उन तीनों डायरेक्शनों को देखकर फिर उसे बताएंगे कि इन तीनों में से कोई एक डायरेक्शन हो सकती है, मगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे जो दे रखा है वहां से होगा स्पाउस। कि आपको स्पाउस कहां से होगा, यहां से, या नंबर 2 भी आप ले सकते हो सकता है सेवेंथ हाउस को कोई देख ही ना रहो,
तो तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है कई बार ना मिले, मगर फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी हमेशा होंगी। उसमें जो आपका आंसर फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, आप ऑलवेज दो ऑप्शन दोगे, एक ऑप्शन नहीं दोगे। तो यहां पर जैसे इस कुंडली में मुझे इंडिकेट करना है कि इस पर्सन का, जिसकी भी मैंने कुंडली ली है आपको समझाने के लिए, इसके स्पाउस की क्या डायरेक्शन होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं शुक्र ये बैठा हुआ है उससे 7वां भाव देखूंगा, उसके अंदर जो भी राशि है 11 साइन है, उसका लॉर्ड सैटर्न शनि आ रहा है यहां पर। तो शनि की जो दिशा है सैटर्न की वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो इसका स्पाउस सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वेस्ट डायरेक्शन से होगा। इसके बाद दूसरा मैं देखूंगा सेवेंथ लॉर्ड, यहां पर सेवेंथ लॉर्ड है आपका जुपिटर। तो सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर हो गया, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद सेवेंथ हाउस को जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, ये सेवेंथ हाउस है, उसे यहाँ पर मून एस्पेक्ट कर रहा है और बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो मून भी हो सकता है, मून का मतलब हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट करता है, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट करता है। अब देखिए इसको मैं क्या आंसर दूंगा, ये सारे शास्त्रों के हिसाब से मैंने डायरेक्शन ली हुई है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वेस्ट डायरेक्शन की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है एक प्लेनेट नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, एक नॉर्थ वेस्ट बता रहा है, तो अब नॉर्थ बोल दीजिए। तो दो डायरेक्शन बता दी कि भाई आपको जो स्पाउस है उसके आपके वेस्ट डायरेक्शन से मिलने की ज्यादा संभावना है, और वो नॉर्थ से भी हो सकता है। इन दो डायरेक्शन में से आपको स्पाउस मिलेगा, इधर फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ। इस तरीके से हम आंसर करेंगे। अब उसका इमीडिएटली क्वेश्चन आ जाएगा कि जी जो वो अभी जहां रहते हैं वहां से नॉर्थ होगी या जो पैदा हुए हैं वहां से नॉर्थ होगी। देखिए क्वेश्चन एंडलेस होंगे, जो भी आपके पास आएगा वो आपको जो पेमेंट करेगा ना वो आपकी पूरी जान लेकर मानेगा, उससे पहले आपको छोड़ने वाला नहीं है, चिंता ही ना करें। जब भी आप प्रेडिक्शन देंगे या तो कुछ नियम बना लेंगे तो ठीक है, वरना आप एक आंसर दोगे उसका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा आंसर दोगे उसका तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इमीडिएटली ये क्वेश्चन आएगा कि आप जहां पे वो अभी है तो आपका आंसर होगा बर्थ प्लेस से। अभी कहीं भी है उससे कोई नहीं मतलब है, बर्थ प्लेस से ये डायरेक्शन है। अब वो बर्थ प्लेस से खुद ही वेस्ट डायरेक्शन में रह रहा है तो हो सकता है वो जहां रह रहा हो वहीं से उसे मिल जाए, मगर बर्थ प्लेस से ये आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे दिया है। सिंपल सा रूल है आपका, वीनस से 7वें भाव का जो लॉर्ड है वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, पहला आंसर तो यही होगा। या आप ये देख सकते हो सेवेंथ लॉर्ड जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, या सेवेंथ हाउस को देखने वाला प्लेनेट जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मैक्सिमम ये 3 डायरेक्शन होंगी। तो ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है, ये फलदीपिका जो आपका क्लासिक्स की जिसमें आपका वो दे रखा है आपका एक तरीके से मैक्सिमम क्लासिकल, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है फलदीपिका में, और उसको लोग बहुत उससे मानते हैं, रेस्पेक्ट से मानते हैं कि उसके अंदर क्लासिक्स के इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं। हालांकि फलदीपिका के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, पर स्टिल उसको बहुत करेक्ट माना जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ स्पाउस फलदीपिका, इसको राशियों के बेस पे क्या बोल रहा है देखिए, ये कह रहा है राशि इन 7th हाउस, ये राशियों के बेस पे आंसर कर रहा है। फिर कह रहा है राशि ऑफ 7th लॉर्ड एंड राशि ऑफ वीनस। इसने 3 चीज पकड़ ली जो पीछे पकड़ी थी। यहां पर यह कह रहा है कि राशि ऑफ 7th हाउस, राशि ऑफ 7th लॉर्ड, राशि ऑफ वीनस, इन तीनों में से किसी भी राशि, जो भी राशि होंगी वो डायरेक्शन उस स्पाउस की हो सकती है। अब इसमें जो प्रायोरिटी आप जो प्रेफरेंस दोगे, 7th हाउस में जो राशि है उसको नंबर 1 प्रेफरेंस दोगे, 7th लॉर्ड की राशि है उसको नंबर 2 प्रेफरेंस दोगे, और वीनस की राशि है उसको नंबर 3 प्रेफरेंस दोगे। हो सकता है तीनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करती हो, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है तीनों अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट करती हो। अब 3 डायरेक्शन देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा आप तो मजाक कर रहे हो, सारी डायरेक्शन बता दी। मगर आप 2 डायरेक्शन दे सकते हो, तीसरी डायरेक्शन को यदि वो तीनों अलग अलग कर रही हैं तो तीसरी डायरेक्शन को आप नहीं बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो 7th हाउस की जो भी राशि है उसकी डायरेक्शन, वहां पर हम लॉर्ड की बात कर रहे थे, यहां पर राशि की बात कर रहे हैं। सो मैरिज विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई वन ऑफ देम, इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में होगी, मगर प्रायोरिटी आप 7th हाउस की राशि को देंगे। अब राशियों की दिशाएं क्या है, यदि 7th हाउस में आपकी 159 फायर या अग्नि तत्व की राशियां हैं तो वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 2, 6, 10 जो आपकी अर्थ या पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो साउथ या दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां या एयरी साइन ये वेस्ट या पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 4, 8, 12 जो कि आपका
ये वाटर तत्व है, जल तत्व की राशियां हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। यदि सातवें भाव में इन तीनों में से कोई भी एक राशि है तो उसके स्पाउस की ईस्ट डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी है। या सपोज सेवेंथ लॉर्ड भी इनमें से किसी राशि के अंदर बैठा हुआ है तो ईस्ट डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी है। इसको इस तरीके से यहाँ पर अभी इसी केस में मैं वो लगाता हूँ, देखिए फल दीपिका का कंसेप्ट लगाता हूँ। तो सेवेंथ हाउस के अंदर देखिए 9 साइन है यहाँ पर। 9 साइन एक्चुअली 159 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 साइन ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसके बाद दूसरा हमने देखिए लिखा है, सबसे पहले हमने लिया है राशि इन सेवेंथ हाउस। अब हमने देखा राशि ऑफ सेवेंथ लॉर्ड, तो राशि ऑफ सेवेंथ लॉर्ड है वो 10 साइन में चला गया। अब 10 साइन यहां पर अभी देखोगे तो वो आपका वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है 10 साइन। फिर तीसरा हमने कहा है शुक्र किस राशि में 5, तो वो भी ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आउट ऑफ 3 2 ईस्ट डायरेक्शन आ गई यहां पर, तो आप ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो। और ये नॉर्थ ईस्ट को ये सॉरी 10 साइन आपके साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो यस 10 साइन साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है 2 6 10। तो आपका या तो इसमें ईस्ट और साउथ दोनों देखो बिल्कुल अलग डायरेक्शंस होगी, हम उसको मेजॉरिटी ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और आपका ये भी ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे ईस्ट डायरेक्शन से स्पाउस के होने की बहुत ज्यादा संभावना है। मगर यहाँ पर फिर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो दोनों कंसेप्ट मैं लगा रहा हूँ उन दोनों में आपको दिशाएं अलग अलग मिल रही हैं, मिलती हैं। तो आप उसमें डायरेक्शन वाले कंसेप्ट को, जो राशियों वाले कंसेप्ट को प्रिफर करिए कि आप राशि की डायरेक्शन देखकर मैंने आपको तरीके बता दिए जो दो यूज होते हैं। अब मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकली आपने क्या करना है कि स्पाउस किस डायरेक्शन से होगा ये कुंडली देख के, जैसे ही नेटिव ने आपने क्वेश्चन पूछा तो सातवें भाव की राशि को पकड़ लीजिए, आप सेवेंथ लॉर्ड की राशि को पकड़ लीजिए और वीनस की राशि को पकड़ लीजिए। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कोई दो एक कॉमन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तीनों ही अलग आ रही हैं तो तीन आंसर नहीं दे सकते, तब सेवेंथ हाउस की राशि को आप प्रायोरिटाइज करोगे। जैसे यहां पर देखिए तीन राशियां आ रही थी, एक 10 एक 5 एक 9, तो 5 और 9 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 10 आपके साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप 5 9 ईस्ट डायरेक्शन को यहाँ पर ले लोगे और उसको कह दोगे कि आपका स्पाउस ईस्ट डायरेक्शन पर है। तो आप प्लैनेट्स के बेस पर आंसर ना करें, आप राशियों के बेस पर आंसर करें, तो वो आपका आंसर जो भी उसके करेक्ट होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। बट आंसर करने का तरीका ये होगा, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि मेरा स्पाउस किस डायरेक्शन का होगा, क्लासिकल कंसेप्ट यही है। आज के ज़माने में हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि भाई आज के टाइम पर डायरेक्शन की कोई बहुत यूटिलिटी नहीं है, पहले डायरेक्शन की यूटिलिटी होती थी। ऐसा होती थी कि वो पर्सन चाहता था कि इसको स्पाउस किस डायरेक्शन में मिले तो उसी डायरेक्शन में वो जाते थे ढूंढने के लिए, रिश्ते पूछने के लिए उस डायरेक्शन में। और पहले रिश्ता एक बार में ही हो जाता था, मगर आज के टाइम पर तो सारा इंटरनेट के थ्रू है, तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर आपका सोशल मीडिया के थ्रू मैरिजेस होती हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर आपसे कोई पूछता है तो यू कैन आंसर इन दिस वे। अब आ जाता है एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ अभी ये, और ये सारा बहुत ज़्यादा रिसर्च पर बेस्ड है। आपको इनमें अधिकतर चीज़ें कहीं ढूंढने पर आसानी से नहीं मिलेंगी। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, पैसे वाला होगा गरीब होगा कैसा होगा, वेल्थ कितनी होगी उसकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप बताओगे कि ठीक है इस डायरेक्शन से मिलेगा, अब वो पूछेंगे कि वेल्थ कितनी होगी, नौकरी होगी, बिजनेस होगा, लंबा होगा छोटा होगा, गोरा होगा काला होगा, गुस्से वाला होगा, शांत स्वभाव का होगा, निभेगी नहीं निभेगी, सास से निभेगी ससुर से निभेगी, साथ में ससुराल वाले रहेंगे नहीं रहेंगे, और इस तरीके से आपके हजार क्वेश्चन हैं जो एंडलेस हैं। तो हम ट्राई करेंगे सभी प्रश्नों का उसको जवाब दें जो हमारे पास आता है। हाउ टू नो वेल्थ ऑफ स्पाउस, कि स्पाउस की वेल्थ क्या है। देयर आर टू वेज टू नो एवरीथिंग अबाउट स्पाउस, दो तरीके हैं स्पाउस के बारे में। एक है यूजिंग बर्थ चार्ट D1 चार्ट, और दूसरा है यूजिंग नवामशा चार्ट D9 चार्ट। हाउ टू नो अबाउट वेल्थ ऑफ स्पाउस यूजिंग बर्थ चार्ट, हम बर्थ चार्ट से स्पाउस की वेल्थ किस तरीके से पता करेंगे। देखिए सिंपल लॉजिक है, स्पाउस को आप अपनी जन्म कुंडली से यदि देखना चाहो तो सातवां भाव स्पाउस का होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली से अपने स्पाउस की वेल्थ देखनी है आपको। दूसरे पर्सन की कोई कुंडली अवेलेबल नहीं है, आपके पास अपनी कुंडली से आप देखना चाहते हो कि स्पाउस की कैसी वेल्थ होगी, तो उसके सेवेंथ हाउस को लग्न बना लीजिए।
सेवंथ हाउस को लग्न बना लेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवंथ हाउस को लग्न बनाकर इसी तरीके से हम कुंडली में अपने किसी भी रिश्ते के बारे में देख सकते हैं। बच्चों के बारे में देखना है, उनकी वेल्थ देखनी है तो फिफ्थ हाउस को आप लग्न बना लीजिए। पिताजी की वेल्थ देखनी है तो नाइन्थ हाउस को लग्न बना लीजिए। माताजी की वेल्थ देखनी है तो फोर्थ हाउस को लग्न बना लीजिए। ब्रदर की वेल्थ देखनी है यंगर की तो थर्ड हाउस को लग्न बना लीजिए। तो स्पाउस की वेल्थ देखनी है तो सेवंथ हाउस को आपने लग्न बना लिया। एंड अब उसके कुंडली में देखिए कितने धन योग फॉर्म हो रहे हैं। सेवंथ हाउस को लग्न बनाने पर धन योग कितने बन रहे हैं। सेवंथ हाउस को लग्न बनाते ही सभी लॉर्डशिप वगैरह बदल जाएगी। यदि उसके अंदर एक भी धन योग नहीं बन रहा है उसकी कुंडली में, इफ नो धन योगा एग्जिस्ट, स्पाउस जी वो पुअर होंगे। इफ वन धन योगा एग्जिस्ट तो स्पाउस जस्ट मैनेज एक्सपेंसेस, खर्चा पानी निकाल लेगा। और इफ टू धन योग एग्जिस्ट मींस स्पाउस इज वेल टू डू। टू और मोर धन योग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो स्पाउस अच्छा होगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीका है, बहुत सटीक तरीका है। आप सेवंथ हाउस को लग्न बना लें, रोटेट हो जाता है चार्ट जो एस्ट्रोसैज यूज करते हैं। आप अपनी कुंडली बनाइए, सेवंथ हाउस में आप अपनी उंगली रख दीजिए तो वो सेवंथ हाउस लग्न बन जाएगी। अब जो कुंडली बनी उसके अंदर हम धनयोग देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिकली भी एक करके दिखा दूंगा। और इसमें फिर धनयोग देखे कैसे जाते हैं, देखिए वेल्थ ऑफ स्पाउस के लिए धनयोग होता है एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ, सेकंड एंड 11th हाउसेस। देखिए 1, 5, 9 पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये तीन भाव आपकी कुंडली के लक्ष्मी स्थान होते हैं। और दूसरा भाव वेल्थ का होता है और 11वां भाव भी गेन और वेल्थ का होता है। तो इन भावों के बीच में, इनके लॉर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा हो उसे हम धनयोग बोलते हैं। अब धनयोग आपके कंप्लीट धनयोग भी होते हैं और पार्शियल धनयोग भी होते हैं। कंप्लीट धनयोग होते हैं दोनों के लॉर्ड्स में कोई भी रिश्ता बने कि इनमें से किसी भी भाव, जैसे दूसरा भाव और पांचवें भाव के लॉर्ड दोनों कहीं एक साथ जाकर बैठ जाए, दोनों एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाए, मतलब उनका कहीं कंजंक्शन हो जाए, उनकी कहीं आपका एक दूसरे में एक्सचेंज बोलते हैं, एक्सचेंज हो जाए, इस तरीके से वो बैठ जाएं। या वो एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर लें कहीं पर भी बैठकर कि इसका लॉर्ड इसे देख रहा है, इसका लॉर्ड इसे देख रहा है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, तो वो कंप्लीट धनयोग माना जाता है। इनमें कितने ही सारे पॉसिबिलिटी हैं, फर्स्ट हाउस का सेकंड के साथ हो जाए, फिफ्थ के साथ हो जाए, नाइन्थ के साथ हो जाए, 11th के साथ हो जाए, सेकंड हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ हो जाए, इसी तरीके से नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ हो जाए, 11th के साथ हो जाए, फिफ्थ लॉर्ड का नाइन्थ लॉर्ड के साथ हो जाए, 11th लॉर्ड के साथ हो जाए, नाइन्थ लॉर्ड का 11th लॉर्ड के साथ हो जाए। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसको हम धनयोग बोलेंगे। अब धनयोग बन रहा, और एक होता है हाफ धनयोग, पार्शियल धनयोग। तो ज्यादातर कुंडलियों में पार्शियल धनयोग होते हैं। वो तभी भी बन जाता है कि सेकंड लॉर्ड 11वें भाव में जाके बैठ गया, सेकंड लॉर्ड आपका 9वें भाव में जाकर बैठ गया, सेकंड लॉर्ड 5वें भाव में जाकर बैठ गया, तो भी वो धनयोग है, पार्शियल है मगर वो। इसी तरीके से फिफ्थ लॉर्ड भी 5वें भाव का लॉर्ड 5वें भाव में से वो दूसरे में जाकर बैठ जाए, सात आपके 11वें में जाकर बैठ जाए, 9वें में जाकर बैठ जाए। योग बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन, योग का मतलब होता है एडिशन। दोनों प्लेनेट का यदि मिक्सचर आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, मगर उसको भी ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पर माना गया है कि यदि एक इनमें से किसी एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए तो दोनों भावों का कनेक्शन बन गया, तभी भी उसे धनयोग माना जाता है। अब इसे देखना कैसे है प्रैक्टिकली, मैंने यहाँ पर आपको एक कुंडली अपियर हो रही होगी, धनयोग देखूंगा मैं इसमें। ये जिसकी भी कुंडली है मैं आपको देखकर बताऊंगा कि इसके जो पति देव या पत्नी देवी जो भी हैं, स्पाउस, वो रिच होंगे या नहीं होंगे, गरीब होंगे, कैसे होंगे। तो मैंने इनकी लग्न कुंडली ये बना रखी है यहाँ पर। लग्न कुंडली में आपको दिख रहा होगा ये 3 साइन, मतलब मिथुन राशि की या जेमिनी साइन की ये कुंडली है। अब मुझे इसके वो देखना है स्पाउस के, तो मैंने इसके 7वें भाव को पलट दिया, इस कुंडली को 7th हाउस को लग्न बना लिया। तो 7th हाउस में 9 साइन है देखिए, और 9 साइन को लग्न बना लिया। जहां पर जो प्लेनेट बैठे हैं वो एज इट इज बैठे हुए हैं, जिस राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो एज इट इज बैठे हैं, इसको जस्ट उलट दिया है। तो उलटने पर अब मैं देखता हूं ये जो कुंडली बनी, अब एक तरीके से ये स्पाउस की कुंडली होगी। 7th हाउस को लग्न बना लिया तो स्पाउस की जन्म कुंडली बन गई। अब मैं इसके अंदर धनयोग ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो धनयोग इसके अंदर है या नहीं है ये हम देखेंगे। देखिए यहां पर जो आपका लग्न लॉर्ड 2nd हाउस में है, लग्न लॉर्ड जुपिटर 2nd हाउस में है,
तो ये हाफ धन योग बनता है, मैंने जैसे बताया था। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर जाकर बैठ गया है। फर्दर ये एक फिफ्थ लॉर्ड को आप देखिए, मार्स, फिफ्थ लॉर्ड मार्स है और वो आपका जाकर बैठ गया है इसमें 11th लॉर्ड के साथ 9th हाउस में। इट इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग धन योग। आपका देखिए जो धन भाव का फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों धन भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों का कंजंक्शन हो रखा है, और वो भी कहां हो रखा है, 9th हाउस में। इनका कहीं भी कंजंक्शन होता तो धन योग होता, मगर 9th हाउस में हो गया तो इट इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट धन योग हो गया। तो ये एक दूसरा धन योग यहां पर अपियर हो रहा है। और भी कोई धन योग है क्या, हम देखते हैं यहां पर। तो बाकी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, आप सर्च कर लेना, क्योंकि मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर दो धन योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक हाफ धन योग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग है। तो आप कहोगे कि जो इसका नेटिव का स्पाउस है उसे अबव एवरेज होना चाहिए, रिच होना चाहिए। यदि दोनों धन योग पूर्ण बनते, पूरी तरीके से दो धन योग बन रहे होते, नहीं फर्स्ट वन फुल नहीं है, एस्पेक्ट कर रहेगा वही। नहीं, म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है दोनों का, वन साइडेड एस्पेक्ट है। तो ये पार्शियल धनयोगी है। तो एनीवेज, तो यहाँ पर दो धनयोग आपके नजर आ रहे हैं। तो एक पार्शियल धनयोग है, एक कंप्लीट धनयोग है। और इसलिए हम कहेंगे कि जो इसका स्पाउस होगा वो बेटर देन एवरेज होगा, मतलब अबव एवरेज होगा। यदि दोनों ही धनयोग पूरे बन रहे होते तो हम कहते हैं स्पाउस रिच होगा। और इस तरीके से हम स्पाउस की वेल्थ को देख सकते हैं यूजिंग D1 चार्ट। अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वेल्थ ऑफ स्पाउस यूजिंग D9 चार्ट। नवांश चार्ट स्पाउस का चार्ट होता है, नवांश चार्ट स्पाउस का चार्ट होता है। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, जिसको जो अधिकतर लोग यूज करते हैं, जो कि स्पाउस की वेल्थ को देखने के लिए यूज करते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, अब नवांश चार्ट में देख लीजिए कि कितने धनयोग फॉर्म हो रहे हैं। नवांश चार्ट में जितने अधिक धनयोग होंगे उतना ही आपका स्पाउस वेल्दी होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड मेक्स धनयोग। इनमें से किसी के बीच में कनेक्शन है तो वो धनयोग बनाते हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा कि हम नवांश कुंडली को देखेंगे। नवांश कुंडली में जितने अधिक धनयोग होंगे आपके स्पाउस के, उतने ही रिच होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं यहां पर कोई बनते हैं क्या। म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन लग लॉर्ड जुपिटर एंड 9th लॉर्ड मार्स। यहां पर लग लॉर्ड जुपिटर है और 9th लॉर्ड मार्स है। इस कुंडली के अंदर देखिए 9th हाउस में 8 साइन है। अब जुपिटर और मार्स के बीच में यहाँ पर क्या म्यूचुअल एस्पेक्ट नजर आ रहा है, ये मार्स है और ये जुपिटर है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इट इज ए स्ट्रोंगर काइंड ऑफ धनयोग, बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग है, क्योंकि एक तो मार्स अपने आप में ही अपने भाव के अंदर बैठा हुआ है और जुपिटर और मार्स के बीच में, दोनों के बीच में आपका म्यूचुअल एस्पेक्ट है। सो इट इज ए स्ट्रोंगर काइंड ऑफ धनयोग, हम इसको कहेंगे। फर्दर 11th लॉर्ड है यहाँ पर देखिए सैटर्न। 11th लॉर्ड सैटर्न जाकर आपका 5th हाउस के अंदर बैठ गया है और वहां से वो 11th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। 11th लॉर्ड 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और वो दूसरे आपका लक्ष्मी स्थान में जाकर बैठ गया है। तो ये भी धन योग फॉर्म कर रहा है। फर्दर जो सेकंड लॉर्ड है वो 9th हाउस में जाकर बैठ गया, हालांकि वो 9th लॉर्ड भी है तो वो भी स्ट्रोंगर यहां पर एक धनयोग को फॉर्म कर रहा है। सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, हालांकि दोनों कॉमन हो गया। तो इस कुंडली के अंदर मल्टीपल धनयोग नजर आ रहे हैं आपको। एक बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। फर्दर 11th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया, सेकंड लॉर्ड 9th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया। तो यहां पर देखिए ये सभी जो धन भावों के स्वामी है, देखिए कितना बलिय है। धन भाव मतलब जो आपका लगने का स्वामी है वो आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, 11th हाउस से। सेकंड लॉर्ड किससे कनेक्ट हो रहा है, 9th हाउस से। इसके बाद 11th लॉर्ड किससे कनेक्ट हो रहा है, 5th हाउस से। तो सभी धन भावों के स्वामी सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस कुंडली के अंदर, नवांश के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग है। तो इस नेटिव का जो स्पाउस होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होगा। तो सो देयर आर 3 धनयोगास बट इन सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पर देखिए एक एक्सेप्शन लगा दिया है, इन सेकंड एंड थर्ड योगा 6th एंड 8th लॉर्ड आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सेकंड कौन सा बताया, देखिए म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन लग लॉर्ड जुपिटर एंड 9th लॉर्ड मार्स। ये तो हो गया। सेकंड जो योग बनाया 11th लॉर्ड सैटर्न प्लेस्ड इन 5th हाउस। ये 11th लॉर्ड तो है मगर ये 12th लॉर्ड भी हो गया। तो 12th लॉर्ड 5th हाउस में आएगा
11th लॉर्ड तो है ही, मगर ये 12th लॉर्ड होकर भी 5th हाउस में आएगा तो उसको ये सम एक्सटेंट तक वीकन कर देगा, क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी है। तो 12th लॉर्ड भी लक्ष्मी स्थान में जाकर बैठ गया, तो उस तरीके से भी हमें देखना है, ये प्योर टाइप का धनयोग नहीं है। रीजन क्या है, 11th लॉर्ड तो है वो, मगर साथ साथ वो 12th लॉर्ड होने की वजह से उस लक्ष्मी स्थान को वीकन भी कर रहा है, जहां पर भी छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं उसको कम कर देते हैं। फर्दर देखिए, थर्ड योग जो बन रहा है, सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, मगर उसके साथ युति में आपका 3rd एंड 8th लॉर्ड आकर बैठ रहा है, वीनस आकर बैठ रहा है, वीनस कंजंक्शन कर रहा है 8th लॉर्ड, तो ये आपको धन तो देगा, मगर ये 8th लॉर्ड आने की वजह से यहां पर अंडर टेबल ट्रांजेक्शन होंगे, ये मानकर चलो, अंडर टेबल ट्रांजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इसका जो स्पाउच रिच तो होगा नो डाउट, मगर रिच होने के साथ साथ एक तो बहुत खर्चीला भी हो सकता है वो। 12th लॉर्ड 5वें भाव के अंदर चला गया, फिर 7th लॉर्ड की युति 2nd और 9th लॉर्ड के साथ आपके 9th हाउस के अंदर हो रही है, वो ये भी बताता है कि इसको जो वेल्थ मिलेगी वो एक्चुअली अंडर टेबल भी हो सकती है, मतलब जो फेयर मीन से वेल्थ नहीं मिलेगी, पर वो एक सेपरेट इश्यू है। मगर एक चीज का आप आंसर दे सकते हो कि नेटिव के पास एनफ वेल्थ होगी, काफी वेल्थ होगी, इवन इसको इनहेरिटेंस से भी वेल्थ मिलेगी। और आप उसकी डिटेलिंग में जाए बगैर मैं केवल इतना बता देता हूं, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का इश्यू होता है। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है कि ये हस्बैंड वेल्दी होगा या नहीं होगा, उसका आंसर यस है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल धनयोगास फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग धनयोगास भी फॉर्म हो रहे हैं, और कुछ धनयोगास के अंदर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है, पर वो धनयोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पाउस का, जी एक मिनट, जी मैम बोलिए। ज्योति कृष्ण मैम बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? वो अंडर टेबल का वो थोड़ा बता दीजिए दोबारा लॉर्ड प्लीज। का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है अंडर टेबल वो होता है, ओके थैंक यू। अर्निंग थ्रू इलीगल मींस। ओके जी जी, वहाँ 8th लॉर्ड जाकर वो हो रहा है। अब क्वेश्चन एक्चुअली मैं एंड में लूंगा, कोई बहुत जरूरी हो तो पूछिए, नहीं हमारा सारा वो रह जाएगा, क्योंकि एक दो जने पूछेंगे फिर सारे पूछने लग जाते हैं। तो आपका कोई बहुत ही जरूरी हो तो आप पूछ लीजिए, ना एंड में आप नोट कर लो, आई विल आंसर द क्वेश्चंस। एक और मैं टॉपिक कवर करता हूँ तो एंड में हम सेशन रख लेंगे। जी हेमलता मैम। सर, केवल एक ही बात पूछनी थी कि D9 में भी क्या हम लगन को, सप्तम हाउस को लगन बनाएंगे? नहीं, आपने D9 से D9 में जैसे, लगन नहीं बनाना। अच्छा केवल D1 में लग यस, बनाना है। D9 स्पाउस को ही बिलोंग करता है, उसमें स्पाउस से रिलेटेड सारी बातें देखनी है, तो D9 चार्ट को एज इट इज देखेंगे हम। ठीक है सर। जी।